अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का बहुत अरसे से चर्चा है और अक्सर ममालिक बशमूल अमेरिका, चीन वो पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से ताउन पे बहुत ज़ोर देते हैं और उनकी तवक्को ये है कि पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी में बहुत कलीदी हैसियत रखता है। और अगर गौर भी किया जाए तो गुज़िश्ता 10-12 बरसों के दौरान फ़ोकस भी बेसिकली काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन रही है। आज हम आपको 10-11-12 साल पीछे ले जा रहे हैं जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी उरूज पे थी। यानी 2007 दिसंबर में तहरीक तालिबान पाकिस्तान बन चुकी थी। उन्होंने ख़ुदकुश हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया था। 2007 में कोई 59-56 के करीब दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, बड़े वाक़यात जो कि बुनियादी तौर पर ख़ुदकुश हमले थे। फिर 2008 में, 2009 में तकरीबन 80-90 के करीब हमले हुए। 2010 में 100 के करीब जो हमारी स्टेटिस्टिक्स है हमले हुए और बड़ी गंभीर सूरत हाल थी इस लिहाज से कि 2010 में जो बड़े दहशतगर्दी के हमले थे वो कोई 2113 थे और उसमें हलाक होने वालों की या शहीद होने वालों की तादाद 2913 से भी ज़ायद थी, कम से कम 2913 थे। इस तरह फिर 2011 में 3250 पाकिस्तानी नज़र हुए दहशतगर्दी के हमलों के और उसमें बताया जाता है कि 700 पुलिस, पैरामिलिट्री और फ़ौजी भी इसके अलावा थे जो 3250। यानी 2011 भी बहुत शदीद नुकसानात का साल था और कोई 2985 दहशतगर्दी के वाक़यात थे पूरे साल के दौरान। तो ये वो कॉन्टेक्स्ट है जिसकी वजह से मैंने सोचा कि बड़ा अच्छा होगा कि हम एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएं जो कोर कमांडर थे खैबर पख्तूनख्वा के। उस वक्त तो भी खैबर पख्तूनख्वा नहीं था, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस था, जनरल आसिफ यासीन मलिक साहब। और इन्होंने 2010 में कोर कमांडर के तौर पे उस इलाके की अपनी ज़िम्मेदारियां संभाली। तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, वेलकम टू आवर शो। तो आप जनरल साहब बताइए कि जब आपने कोर कमांडर के तौर पे ज़िम्मेदारियां संभाली, बहुत ही मुश्किल हालात थे। जैसे मैंने कुछ स्टेटिस्टिक्स भी बताई, 2009-2010 ख़ुदकुश हमलों का दौरा था। तो आपने जब ये ज़िम्मेदारी संभाली तो आपके नज़दीक फोरमोस्ट चैलेंज कौन सा था? थोड़ा सा मैं इससे पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा कि ये जो था दहशतगर्दी का जो जिसको कहना चाहिए एक फॉर्मल जो इब्तदा थी वो स्वात से हो गई थी जब सूफ़ी मोहम्मद ने गड़बड़ शुरू की। और तकरीबन 2009 के शुरू में स्वात में मेजर ऑपरेशन शुरू हो गए थे। और जब मैंने टेक ओवर किया तो उस वक्त स्वात के अलावा 6 एजेंसीज़ में, 7 एजेंसियां थीं, 6 एजेंसीज़ में मैसिव ऑपरेशन शुरू किए गए थे। सो इसलिए ये एक उसमें ज़ोरों पे उस वक्त थी। और इसमें जो ज़रूरी चीज़ है जो मैं ये मौके से फ़ायदा उठाना चाहता हूँ कि कोई ना कोई यहाँ नैरेटिव चल रहा होता है कि फ़लाँ ने करवा दिया, फ़लाँ ने करवा दिया। मैंने इसको चैलेंज किया है कि जब तक अंदर से कोई तैयार ना हो तो घर वाले बाहर से कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें हमारे अपने प्रॉब्लम्स थी जिसने तालिबान को चांस दिया कि वो ट्रबल क्रिएट करें यहाँ पर। और कोई भी दुनिया की इंसर्जेंसी पड़े तो उसके अंदर जो रीज़न्स होते हैं वो डोमेस्टिक और इंटरनल होते हैं। सो ये बड़ा क्लियर होना चाहिए। कोई कहता है पता नहीं इंडिया ने कराया, कोई कहता है अमेरिका ने कराया। वो नहीं करा सकते जब हम खुद उनके साथ विलिंग ना हो, हमारे लोग व्हाटएवर जो भी आप कह लें। सो ये तो रहा इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड। स्वात का ऑपरेशन वॉज अ डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग ऑपरेशन था। उसमें मेरे से पहले शुरू हो गया था। जो उसकी मास्टरपीस चीज़ थी कि वो स्वात की पॉपुलेशन को बाहर निकाला गया और मर्दान और नौशहरा के पास ला के कैंपों में रखा गया। पूरे वैली को सैनिटाइज करके ऑपरेशन किया गया ताकि 2 उसकी वजूहत थी या ऑब्जेक्टिव्स थे। एक ये कि
पॉपुलेशन को टेररिस्ट जो थे वो होस्टेज ना बना सकें, जो हमें खौफ रहता है कि सिविल आबादी उससे ना हो, और दूसरा हमारे ऑपरेशंस के नतीजे में कोलेट्रल डैमेज ना हो। और वो जो ऑपरेशन था वो आज दुनिया में इट इज़ टेकन एज ए टेक्स्ट बुक ऑपरेशन, फ्रॉम इवैक्यूएशन टू रिटर्न। मेरे ख्याल में तकरीबन 6 महीने के करीब लोगों कैंपों में रहे, और जिस हाल में आए थे उससे बेहतर गए वापस। मुझे याद है कि वो लोग बसों पर आए थे और वापसी में हर जाने वाला जो था वो एक पिकअप अपनी लेकर गया सामान से, जो उनको वहाँ मदद की गई। सो उसके अंदर जो है ना, दूसरा जो 6 एजेंसियाँ थी, जब उनको लगा कि स्वात में जो है हांडी तैयार हो रही है, सो एजेंसियों में भी एक अपराइजिंग शुरू हो गई। और इस माहौल में जो था ना, ये टेररिज्म या टेररिस्ट को, ये जो आपने नंबर्स भी दिए, ये उस चीज़ की इंडिकेशन थी कि वो ज़ोरों पे है। और जहाँ तक 2011 या 12 के फिगर्स हैं, वो मेरा उसमें व्यू ये है कि वो जो कहते हैं ना, वो लास्ट ब्रेथ थी उनकी, वो पूरा जोर लगाना चाहते थे। उनको नज़र आ रहा था कि भाई हमारा वजूद या हमारे जो ऑपरेशन है वो ख़तरे में है। तो चैलेंज तो इट्स अ वेरी स्मॉल वर्ड फॉर दिस थिंग। इट वाज आई डोंट नो, इसके लिए कोई वर्ड नहीं है। जब मैं उसमें जी बिल्कुल, आप ने शुरू में जो बात की कि अंदरूनी हमारे मसाइल थे, इस हवाले से जनरल कियानी जो कि आपके चीफ भी थे उस वक्त, तो उन्होंने भी बड़ी अरकरेज़ी की, जो उनके साथ बातचीत में हमें समझ आई कि उनका भी ये कहना था कि अंदरूनी मसाइल ज़्यादा थे, कि फ़ौजी को समझाना कि ये जंग हमारी कोई मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि ये वो लोग हैं जो इस मुल्क पे अदम इस्तेहकाम मुसल्लत करना चाहते हैं। तो एक मसला तो ये भी था उसी ज़माने में, चूँकि कॉन्टेक्स्ट उसका ये था कि जो परसेप्शन फैली हुई थी, आपने भी यकीनन सुना होगा, वो कहा जाता था कि असल में फ़ौज और तालिबान या टीटीपी वाले आपस में एक ही हैं। और वो मिसालें वो ये दिया करते थे कि ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इस तरफ हमारे फ़ौजी हैं, चौकी है, और उनके सामने तालिबान की चौकी, एक दूसरे पे हमले नहीं करते हैं। तो क्या ऐसा ही था? नहीं, कोई और जगह हो सकती है, किसी लोकल कमांडर ने एक मसलहत के तहत एक ब्रीदिंग स्पेस पैदा की हो कि भाई अच्छा पहले इसको होल्ड करते हैं, दूसरे वाले को टैकल कर लेते हैं। कोई इस किस्म की पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट फॉर्मली एज अ पार्ट ऑफ पॉलिसी एट ऑल लेवल्स ऐसी बात बिल्कुल नहीं थी। जहाँ तक ये बड़ा आपने एक सेंसिटिव सवाल उठाया कि वो जो तालिबान हैं वो भी कलमा पढ़ते हैं और मुसलमान हैं, वॉट एवर, ये एक चीज़ है जो रियलाइज़ नहीं लोग करते। मैं आपको बताऊं, मैं स्टेटिस्टिक्स में बता सकता हूं कि पूरी हमारी जो वहाँ पर फ़ौज वहाँ लगी हुई थी, और मेरे टेन्योर में शायद हाईएस्ट नंबर था, तकरीबन 1,60,000 के करीब। सिंगल डिजिट में था वो नंबर, जिसमें किसी सिपाही या किसी उसने कहा हो कि सर मैं ये मुसलमान हैं, इनको मारने को तैयार नहीं हूँ। इट नेवर वेंट टू डबल डिजिट्स। कोई 7-8 लोग थे, और उनको भी हमने सज़ा नहीं दी, क्योंकि उनका हक था, वो अपने आप को फ्रैंकली साले मौजूद थी जब लोगों ने थी। लेकिन बहुत ही, आप मैं बताऊं ना, अगर 1 लाख भी अगर आप लें और उसमें से 10 आदमी थे फॉर एग्जांपल, तो इतना हक तो होना चाहिए लोगों को। नहीं, हक तो है, लेकिन इसमें तो फिर जाएगा उसका जो असर है बाकी लोगों पे, वो तो हो सकता नहीं हुआ। ये मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं याद पड़ता कि एक इंसिडेंट भी कभी हुआ हो। ये ऑड केसेस थे जहाँ किसी ने अपना इजहार कर दिया और कोई, वरना नहीं, नेवर। ये हमारी आर्मी के डिसिप्लिन और मोटिवेशन का था। और दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जो लीडरशिप ने एक नैरेटिव डेवलप किया था, वो बहुत इम्पॉर्टेंट था। एक चीज़ जो मैं बड़ी ज़रूरी, जो मैं हमेशा इसके ऊपर रहा हूँ, कि ये जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जद्दोजहद है, मैं इसको कभी भी वॉर नहीं कहता, मैं कहता हूँ इट्स अ कैंपेन। इट्स अ कैंपेन अगेंस्ट टेरर। अच्छा, कैंपेन जो होती है वो मल्टी डायमेंशनल होती है। हमने बदकिस्मती से, इवन द अमेरिकन फॉर दैट मैटर, हमने ये सारी जो थी कैंपेन, ये काइनेटिक ऑपरेशंस के लिए फ़ौज के हवाले कर दी। कुछ फ़ौज को भी शायद थोड़ा सा शौक होगा, लेकिन ये फ़ौज के हवाले कर दी। ये होल ऑफ नेशन अप्रोच इसमें चाहिए थी। आपको पूरी सोसाइटी के अंदर जाना था। आपको जो वो वजूहात थी जिसकी वजह से तालिबान को स्पेस मिली थी, स्पेस इसलिए नहीं मिली थी कि स्वात में फ़ौज नहीं मौजूद थी।
स्पेस इसलिए मिली थी कि वहाँ इनजस्टिस थी, इकोनॉमिक, सोशल, और एक परसेप्शन थी कि ख़वानीन जो है वो मुज़ारों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं एंड ऑल दैट। और वो आए, उन्होंने क्या कहते हैं, अर्ली क्विक जस्टिस देनी शुरू कर दी, इधर ट्राई किया उधर लटका दिया, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। सो इसलिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि ये जो परसेप्शन थी वो गलत थी, और मैं इस पर आज भी कायम हूँ। आज भी ये सिर्फ फ़ौज का काम नहीं है, ये काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस नहीं होने चाहिए। फिर आप लोगों ने क्यों ये सारा काम अपने हाथ में ले लिया फिर? ये नहीं, लेकिन हमारे टाइम में मैं बताऊं, जो स्ट्रेटजी बनाई गई थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, और वो इट्स अ टेक्स्ट बुक। उसमें हमारा था क्लियर, ऑपरेट, बिल्ड, ट्रांसफ़र। ठीक है, इसमें जो पहले दो थे, क्लियर और ऑपरेट, वो फौज का काम था। बिल्ड और ट्रांसफ़र वाज अ ट्रांजिशन टू अ सिविलियन गवर्नमेंट। और मैं आपको बताऊं, 2011 में फ़ौज वहाँ से निकलनी शुरू हो गई थी। वी हैड स्टार्टेड हैंडिंग ओवर areas to the civilian administration, albeit with the presence of the armed forces to back them up. उसमें स्वात में गैरिजन बनी, और इसी तरह और जगह पर दामाद भी तो फिर लगे ना, तो फिर जगह जगह गैरिजन बनने शुरू हो गए कि जी यहाँ भी फौजी छावनियाँ बन गई। वो अलग चीज़ थी, वो उसको लिए वो डिबेट हो सकता है। वो अगर लाहौर में हो सकती है। समझते हैं कि इस किस्म के इक़दामात की वजह से ख़ास तौर पे इतनी हसास सूरत हाल में भी ये फिर फ़ौज के ख़िलाफ़ जाता है, जब लोगों में ये तासुर पैदा होता है कि ये तो आए हैं, इन्होंने अब इलाकों पे कब्ज़ा करना शुरू। नहीं, हमने कब्ज़ा ख़त्म करना शुरू कर दिया था 2011 में, अक्टूबर नवंबर में वी हैड स्टार्टेड हैंडिंग ओवर। दूसरा, ये जो बिल्ड का काम किया गया था ये मैसिव था। रफली मेरे यादाश्त अगर नहीं गलत, 350 किलोमीटर कारपेटेड रोड्स बनाई गई इन वेरियस एजेंसीज। उसके बाद स्कूल खोले गए, 3 कैडेट कॉलेज खोले गए विद इन 1 ईयर, और 2 जो थे बंद पड़े थे उनको एक्टिवेट किया, जिसमें एक स्वात में था, 2 साउथ वजिस्तान में थे, इसी तरह और भी कैडेट कॉलेजेस, स्कूल्स, बच्चियों के स्कूल, मेडिकल सेंटर्स, ये सारी चीज़ रिहेबिलिटेट की गई। सो मेरे हिसाब से हमारा जो वो था ना, एक और भी हमारा उसमें था, विनिंग ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स, कि हम ये तासुर अलग कर रहे थे कि दे एंड वी एंड दे, वी वर टुगेदर। आप मशरान उस ज़माने में जो मशर थे, ज़्यादातर को पहले तालिबान ने मार वगैरह दिया था, लेकिन उस वक्त की जो ट्राइबल लीडरशिप थी, आई विश वी कुड टॉक टू देम, वो बिल्कुल इस चीज़ पर आमादा थे। लॉट ऑफ मनी वॉज पम्प्ड इन, बहुत सा पैसा पंप इन किया गया, लेकिन उसका फॉलो अप नहीं हुआ, वो उसी तरह रह गया। उसमें ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स थे, सिविलियन ब्यूरोक्रेसी वहाँ जाके सर्व करने को तैयार नहीं थी। मसलन डॉक्टर्स थे, उनको डबल पे भी ऑफ़र की जा रही थी, तो वो शायद हयाताबाद से मीरन शाह जाने को तैयार नहीं थे, या इस किस्म का वो था। तो ये बताएं, ये तो चूँकि अब ये काम बाद में हुआ कि आपने इलाका क्लियर भी कर लिया, उस पर होल्ड भी किया उसको, साथ साथ आपने उसकी तामीर नौ शुरू कर दी, ये बाद में। इससे पहले जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में असल तब्दीली का नुक्ता कब था, जब टीटीपी के हवाले से क्लैरिटी, ये वजाहत कब पैदा हुई फ़ौज के अंदर? आप समझते हैं उस वक्त आ गई थी जब आपने कोर कमांडर के तौर पे जिम्मेदारी संभाली कि ये एक प्रॉक्सी टेररिस्ट ग्रुप है और इसका कला कमा बड़ा ज़रूरी है? नहीं, ये तो आ गई थी, ये मेरे हिसाब में तकरीबन 2009 के एंड में या 10 के शुरू में ये क्लैरिटी आ गई थी। उसमें दोनों डायमेंशन थी, एक ये कि ये प्रॉक्सी हैं, और दूसरा ये कि इनकी वजूहात क्या हैं यहाँ पर, इनके सक्सेस की, या जो वो काम कर रहे हैं उसकी वजूहात क्या हैं। उसमें एक फैक्टर और भी था कि जो सिविलियन लॉ इन्फोर्समेंट सिस्टम था वो नहायत ही कमज़ोर था। मसलन जो जुडिशल सिस्टम था, जो आज भी काउंटर टेररिज्म कोर्ट्स और ये वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स वोर्ट्स हैं, वो आई एम अफ्रेड वो तैयार नहीं थे इनको सज़ा देने के लिए। जब तक फियर ऑफ लॉ ना हो तब तक कोई भी ऑपरेशन कामयाब नहीं होता। मैंने ऑपरेशन किया, मैंने 5 दहशतगर्द पकड़ लिए, अब वो पकड़ के मैं उनका क्या करूं? जब मैं अदालत में लाता हूं तो या तो जज कमज़ोर होता है, वो डर जाता है, या उनको कोई वकील नहीं आता उनके साथ, या वॉटेवर। अब जब वो छुट के बाहर आता है तो वो एक नए वेंजेंस के साथ आता है।
तो ये फियर होता है लोगों के अंदर कि ये हम तो मतलब है, और उसमें ये प्रॉब्लम गवाहियों का हो जाता है। वो कहता है भाई मैं तो अभी जा रहा हूँ जेल में, तुमने मेरे खिलाफ गवाही दी तो मैं बाहर आके तो तुम्हें सॉर्ट आउट करूँगा। इसके लिए ये मिसालें मौजूद हैं। जब बिहाइंड द स्क्रीन जज बैठा करते थे, जजों के नाम नहीं होते थे, उनके नंबर होते थे कि आज जी 31 नंबर जज बैठेंगे, किसी को नहीं पता होता था। और ये हमने सजेस्ट भी किया था, लेकिन वो सिस्टम में उसकी गुंजाइश नहीं थी या लोग तैयार नहीं थे। शुरू में मैं 2011 के शुरू में या समवेयर वी हैड स्टार्टेड कोर्ट्स इन स्वात, जिसमें इनका ट्रायल शुरू किया गया था। वो ट्रायल शुरू से ही नाकाम हो गए, क्योंकि जज वो पूछते थे हाँ जी क्या हाल है, आपको खाना ठीक मिल रहा है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उसके बाद वो कहते थे एडजॉर्न फॉर 5 डेज 6 डेज। अफसोस की बात नहीं है, पाकिस्तान के तमाम जो बड़े लोग हैं, मुक़्तदर हल्के सियासतदान, उसमें फ़ौज भी शामिल है, कि 23 साल हो गए, लेकिन ख़ास तौर पे दहशत गर्दों से जो कि ग्रे एरिया में होते हैं, उनसे निमटने के लिए हम ऐसे खुसूसी फ़ोर्स नहीं बना सके, चाहे वो अदलिया है, चाहे वकील हैं, चाहे पुलिस है, जो कि इनकी जल्द प्रोसिक्यूशन को यकीनी बनाए। और उसमें हमारा जो फ़ौजदारी कानून है, क्रिमिनल प्रोसीजर्स कोड, यानी फ़ौज आती है, तब्दीलियाँ बड़ी चाहती है, हार्ड पावर बड़ी इस्तेमाल होती है, दावे भी होते हैं, और बड़े सारे कवानीन भी पास करवाए हैं फ़ौज ने। वो हमें भी मालूम है 2012-13 में एंटी टेरर लेजिस्लेशन हुई, एंटी टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से जरदारी साहब के दौर में भी हुआ। इस मामले में नहीं हो सका। सबको मालूम है कि यहाँ पे फ़ैसले नहीं हो पाते, जज डर जाते हैं। हम आप लोगों के पास क्या जो आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के दहशतगर्द थे, उनके ख़िलाफ़ जिस तरह के मुकदमे हुए, जज बिल्कुल छुपे रहते थे। स्पेन में एटा जो फ्रंट था, उसके दहशतगर्दों को इसी तरह जल्द अज जल्द प्रोसिक्यूट किया गया बग़ैर किसी खौफ के। पाकिस्तान में भी तो ऐसे हो सकता था। एक बड़ी नाकामी है हमारी बहैसियत रियासत, आप समझते हैं? मेरे ख्याल में हमारे यहाँ थोड़ा सा ये सिंपलिस्टिक व्यू है। हमारे यहाँ जो था ना नेशनल नैरेटिव, दैट वाज नेवर दी। तभी मैंने कहा कि होल ऑफ नेशन अप्रोच नहीं थी। इफ़ यू रिमेंबर जब 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद वो क्या 10 पॉइंट बनाए गए थे, क्या कहते थे उसको, नेशनल एक्शन प्लान, 20 पॉइंट थे, ठीक है। वो जब मुझे याद है जब वो यहाँ एपीसी ख़त्म हुई तो बाहर निकल के ही कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसको एपीसी को उन्होंने झाड़ के परे फेंक दिया। जो थी जो प्रेस वो जो थी, ठीक है, मीटिंग हुई उसकी जो नेशनल एक्शन प्लान था वो उस दिन ही फौत हो गया था और आज तक उन 20 पॉइंट्स पर अमल नहीं हुआ। यू सी, सो उन कौमों को अगर आप देखें तो यू विल फाइंड द होल नेशन स्टैंडिंग देयर। उसमें कुछ लोगों लीडरशिप का कसूर है, कुछ कौम का भी कसूर है। हमारा एक जनरल एटीट्यूड है, मैं आपको बताऊं कि हमें मतलब आप यहाँ आम इलाकों में चले जाएं, हमसाये में गड़बड़ हो रही होती है, दुबक के बैठे रहते हैं, उनकी मदद नहीं करते, बहुत कम लोग होते हैं। सड़क पे आप देख लीजिए, कोई किसी को, वो कराची में तो इट्स वेरी कॉमन, और जगह भी वो आदमी लूट रहा होता है और कारों वाले गार तेज़ कर देते हैं और गुजर जाते हैं पास से। ये एक सोसाइटल फ्लॉ है हमारे अंदर कि हम अदराक नहीं है, दूसरों का ख्याल नहीं है, एहसास नहीं है, कि बस वो है कि मुझे ना छेड़ो। बाकी तो एक और भी वजह है कि हमारे यहाँ लोग पुलिस पे एतबार नहीं करते, यानी सरकारी जो इदारे हैं, रियासती इदारे, उन पर आवाम का एतमाद नहीं है। हमेशा खौफ ये होता है कि मैंने अगर ये काम कर लिया कहीं मैं खुद ही ना फंस जाऊँ। समझते हैं कि ये वजह है? बिल्कुल वजह है। देखिए, लॉ इन्फोर्समेंट की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो सिविलियन इदारे हैं, उन्होंने अपना ट्रस्ट खुद बनाना है, बाहर से नहीं बनेगा। फ़ौज नहीं बना सकती, कोई अमेरिका, कोई कोई नहीं बना सकता। उन्होंने खुद, अब थाने के नाम से आप जो ही किसी को कहते हैं ना थाने गए थे, तो वो अगले को पसीना आ जाता है कि मैं थाने क्यों गया था। वो आदमी, उसमें पार्शली उनका भी कसूर है, पार्शली जो इस्तेमाल करते हैं इस पुलिस फोर्स को। हमारे लिए, हमारे यहाँ किसको नहीं पता कि जब एक MNA या MPA इलेक्ट होता है तो पहला काम वो करता है कि मेरा जो है ना वो SP चेंज करें और मेरे थानेदार चेंज करें
और वो सबसर्विएंट मांगता है। उसमें फ्लॉ आपके वोटर का भी है। मैं बहुत इस चीज़ पे गौर किया है, एंड आई कीप मीटिंग पीपल, कि अगर हमारा वोटर तब आपके पॉलिटिशियन को सपोर्ट कर रहा होता है कि वो कत्ल करके आ जाए और एमएनए साहब उसको बचा लें, ठीक है। अगर वो कत्ल करके आया और वो एमएनए साहब उसको फांसी हो जाने दें तो फिर तो एमएनए साहब इलेक्ट नहीं होते। सो एक सोसाइटल इसमें वो है जिसकी जिम्मेवारी पार्शली इन इदारों पर है, पार्शली मैंने कहा ना हमारा पूरा निज़ाम है जो सोसाइटल अरेंजमेंट है, सिस्टमिक फ्लॉ है हमारे अंदर, कि जब तक एमएनए को कहेंगे ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ फ़ायदा है जी। हाँ, वो समझते हैं कि अगर थाने में कोई मसला पेश आता है, भले आप गलत ही हों, एमएनए या एमपी आपको बचाएगा। ये बताइए कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जब जंग शुरू हुई 2001 दिसंबर के बाद से, पाकिस्तान और अमेरिका ख़ास तौर पे उनके दरमियान एतमाद का कोई रिश्ता कायम नहीं हो सका। उसकी क्या बुनियादी वजह थी? देखिए, उसमें एतमाद की बेसिकली वजह यह है कि अमेरिका को सिंस टाइम्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक आदत है कि इस्तेमाल करो और फिर डस्टबिन में फेंक दो। एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, और अगर आप देख लें उनकी हिस्ट्री कहीं भी, कोरिया देख लें, वियतनाम देख लें, और भी दुनिया, साउथ अमेरिका देख लें, इवन इराक को देख लें आज आप, तो वो एक जो कहते हैं ना लिंगरिंग किस्म का एक हमेशा उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं रहा है। वो आपको याद होगा कि वो मोस्ट फेवर्ड एलाइड एंड मोस्ट सैंक्शन्ड नेशन, जब उनका दिल किया तो विद इन 24 आवर्स वी बिकेम देयर फेवरेट, यू नो। सो इसलिए उनकी भी सिंसेरिटी जो थी, देखिए छोटा मुल्क जो होता है वो अपनी सिंसेरिटी प्रूव करता रहता है, विच वी प्रूव्ड एट अ वेरी हाई प्राइस। अब उनका जहाँ तक तल्लक था, द क्वेश्चन इज व्हाई डिड दे कम टू अफगानिस्तान, क्या लेने आए थे अफगानिस्तान में? 9/11 का अगर फ़र्ज़ करो यहाँ वो छुपा हुआ भी था, जो उसामा बिन लादेन तोरा बोरा में अगर बैठा हुआ भी था, तो आप पहले तो वो पता करें ना कि अमेरिका जैसे मुल्क में 4 मेजर एयरक्राफ्ट हाईजैक हो गए, किसी ने कुछ किया ही नहीं, यू नो। हम अब पूरे ये हाईजैकिंग के प्रोसीजर से वाकिफ़ हैं। मुख्तलिफ़ डेस्टिनेशन से वो जहाज़ उड़े और वो पहुंच गए। इसका मतलब है देयर वाज एन ऑनगोइंग ऑपरेशन फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। और इंटरेस्टिंगली वो जो 19 या कितने पायलट्स और क्रू थे, वो ज़्यादातर दे वर नॉट अफगान, दे वर नॉट पाकिस्तानी, से उनका ताल्लुक था जी। उसमें कुछ तो मेरा ख्याल है अमेरिकन नेशनल थे शायद, या नेशनल थे। उनकी ट्रेनिंग हुई फ्लोरिडा के अंदर। बिल्कुल। तो आप ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि ये पहले भी कई लोगों ने इस बात का इशारा दिया कि महज एक बहाना था दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग, इस इलाके में अपना असर नफूज़ बढ़ाने के लिए, अपना फुटप्रिंट कायम करने के। नहीं, इसके 2 एस्पेक्ट थे जी। नंबर 1 एस्पेक्ट था कि अमेरिकन मेन लैंड के ऊपर पहली दफ़ा हमला हुआ था। अमेरिका आदी था, कहीं गए, मार मूर के वापस आ गए, अपने घर बैठ गए, कहीं भी हमला किया, यू नो, वेर एवर दे लाइक दे वुड गो, डिस्ट्रॉय, बॉम्ब, कम बैक। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम कि दे वर हिट इन देयर हार्ट, द फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वर्ल्ड, न्यूयॉर्क के अंदर हमला हो गया। सो वो उनको, जो सॉरी टू से, वो पित्ते में लगी उनके, यू नो, दे वर हर्ट। नाउ जॉर्ज बुश वॉज फेस्ड विद द डायलेमा कि फ़ौरन कुछ करना है। अब आप सोचें कि वो रशिया पे तो हमला नहीं कर सकते थे, वो चाइना पे भी हमला नहीं कर सकते थे। सो एक मुल्क जो प्री हिस्टोरिक टाइम्स में रह रहा था, बेबस सा मुल्क था, अभी अभी रशियंस मार मूर के पीछे निकले थे, और अगर चलो यार यहाँ जाके करते हैं। दूसरा, उसकी स्ट्रेटिजिक वैल्यू भी थी। मैं हमेशा कहता हूँ, अल्लामा इकबाल ने भी अफ़गानिस्तान को, काबुल को कहा था हार्ट ऑफ एशिया। मैं ये कहता हूँ इट्स द यू नो बैक साइड ऑफ द होल कॉन्टिनेंट। ये रशिया का बैक वो है, ईरान की बैक है, पाकिस्तान की बैक है, पूरे मिडल ईस्ट में अगर आप अफ़गानिस्तान में बैठे हैं ना, यू आर कंट्रोलिंग द होल रीजन। सो ये एक स्ट्रेटिजिक व्यू भी था, लेकिन बेसिकली ये था कि ऐसे ही वो, अब आप यू आर वेरी वेल अवर्स्ड विद तोरा बोरा के ऊपर उन्होंने पता नहीं कितने बम गिराए, क्या किया, वो ड्रामेटिक्स हो रहे थे, वो एक टीवी पे वो एनिमेटेड फिल्मों में। सो और दूसरा अमेरिकन कल्चर है ये, वो कॉबॉय कल्चर, तो उसका हिस्सा था। और उसमें लेकिन बेसिकली इट वाज एन इंजर्ड नेशन जिसको हुकूमत ने कुछ करना था, तो अफ़गानिस्तान वाज द बेस्ट चॉइस कि
वहाँ चल। तो जो सलाला का वाक़या हुआ वो भी गालिबन नवंबर 2011 में हुआ था, वो किस चीज़ की अलामत थी? अमेरिकन एरोगेंस थी या वो वाकई उनके ख्याल में उधर कोई लोग मौजूद थे कि हमारे कितने 25-26 हमारे फ़ौजी जवान, 27 लोग इस फ़ौजी शहीद? देखिए, वो तो टोटल एक काउबॉयज़म था या एरोगेंस थी उसके अंदर। उसमें ये था कि वहाँ पर कुछ अफ़गान साइड पर कुछ इकट्ठे हो रहे थे लोग, और अगर आप वाकिफ़ हो मोहम्मद एजेंसी से और सलाला से, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट पास, तकरीबन 6,500-6,500 फुट की बुलंदी पर क्रॉसिंग होती है। तो हमारे लोगों ने ऊपर से फायर वगैरह किया, तो उसके ऊपर उन्होंने गनशिप भेज दी हमारे ऊपर, और ये उन गनशिप्स ने, अब वहाँ पर तकरीबन 6 फुट बाई 4 फुट का झंडा लगा हुआ था पाकिस्तान का, पोस्ट थी और नॉन सारी, ये अगर आपको याद हो, एक तोरखम के ऊपर एक वो था कोऑर्डिनेशन सेंटर बना हुआ था, इफ यू रिमेंबर, ट्राईपार्टाइट कोऑर्डिनेशन होती थी उसमें। तो दिस पोस्ट वाज मार्क्ड ऑन ऑल द मैप्स, बोथ दिस साइड एंड दैट साइड ऑफ द बॉर्डर। सो मेरे हिसाब से तो वो सिर्फ शायद उन पायलट्स को हुक्म मिला था कि भाई डरा के वापस आ जाना, बट वो फिर काउबॉय थे, वो ऐसे फीचर है उसके गिर्द उन्होंने चक्कर लगाया, और जो लोग उनको मदद करने आ रहे थे उनको भी उन्होंने शहीद किया। एंड फिर उन्होंने जॉइंट इंक्वायरी करने से इनकार कर दिया। ये एक उनका तरीक़ा कार रहा है। आप हैरान हो जाएंगे कि अमेरिकन जो लॉ है उसमें फ्रेट्रिसाइड की सज़ा नहीं है, अगर वो अपने लोगों को भी मार दें ऑपरेशन में उसकी सज़ा। अच्छा, उसकी सज़ा नहीं है। दूसरा, वो किसी दुनिया के ह्यूमन राइट्स और वॉर जो होते हैं ना, जो पैक्ट्स हैं, उसके सिग्नेटरी नहीं है। वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को भी नहीं मानते। और काफ़ी इंसिडेंट्स हैं जिसमें हुआ है, मसलन इटली में एक बड़ा फेमस केस हुआ था कि एक केबल कार के नीचे से ये पायलट्स अपने जहाज़ गुजार रहे थे शुगल मेले में, और वो एक दफ़ा गुजर गए, दूसरी दफ़ा जाए तो केबल कार से टकरा गए। इटली के अंदर गोरे थे वहाँ पर, तो वो केबल कार में कैजुअल्टीज़ हो गई और बड़ा सीरियस इशू था। वो जहाज़ बच गया, उन्होंने लैंड किया, दोनों पायलट्स को जहाज़ पर बिठाया और अमेरिका भेज दिया। अच्छा, तो इसलिए अगर आप देखें कि वो एक वेस्टर्न कंट्री थी, वहाँ पर उनको सज़ा नहीं हुई, तो यहाँ तो सवाल ही पैदा नहीं हुआ। अच्छा ये बताइएगा, चूँकि हम 2010-11 की बात कर रहे हैं, 2011 इंतहाई हंगामा खेज साल रहा, जनवरी से लेके नवंबर तक। जनवरी में रेमंड डेविस ने पाकिस्तानियों को मारा, जो CIA का एजेंट था, कॉन्ट्रैक्टर था। फिर उसामा बिन लादेन बरामद हुआ मई के महीने में। इस दरमियान में कुछ और भी हुआ था, और फिर सलाला का वाक़या हो गया, जिसकी वजह से 6 महीने नेटो की ट्रैफिक पाकिस्तान के रास्ते बंद रही। आप कैसे याद रखते हैं? आप तो चूँकि वहाँ पे मौजूद थे और सारा कुछ आपके इर्द गिर्द हो रहा था। मेरे लिए वो बहुत मुश्किल साल था उस तरीके से। जहाँ तक रेमंड डेविस का तल्लक है, वो हमारे से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं। वो लाहौर में हुआ और लाहौर वाले जाने और उनका काम जाने। मेरा जो था वो दोनों चीज़ों में था, उसामा बिन लादेन में भी और सलाला में भी। एबटाबाद मेरे AOR या एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में था। मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो मैंडेट होता है ना, जब एक कमांडर को मैंडेट दिया जाता है तो बड़ा क्लियर मैंडेट हमें मिलता है। हमारा एक मिशन होता है। मसलन 11 कोर का मिशन था कि वो KP इन जनरल, 7 एजेंसीज इन पर्टिकुलर एंड स्वार, इसको हमने दहशतगर्दों से पाक करना है या उसको स्टेबलाइज करना है। ये दिस वाज द मिशन असाइंड टू मी। इस मिशन में कहीं नहीं लिखा हुआ था कि अमेरिका अगर हमला करेगा तो मैं उनको आई विल फाइट देम। इन एनी केस अमेरिका वाज आवर एलाई, ठीक है। हम हर महीने काबुल में या पेशावर में हमारी मीटिंग होती थी अमेरिकन के साथ, अफगान के साथ। एक बड़ा कंड्यूसिव माहौल था इन दी ऑपरेशनल रेल्म। सो इसलिए ये उसामा बिन लादेन वाला जो था, ये प्राइमरीली मेरे मिशन वगैरह के साथ इसका ताल्लुक़ नहीं था। ये तो रही इसकी एक प्रिंसिपल वो हो रही। जहाँ तक जो एक्चुअल इंसिडेंट है उसको अगर आप गौर से लोग एनालाइज करें, सिंस आई वाज द फर्स्ट वन, रात को 1:30 बजे मुझे पता चल गया क्या हो रहा है। उसमें ये हुआ कि जो उन्होंने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए थे, बाय द वे दे वर स्पेशली डिज़ाइंड फॉर दैट ऑपरेशन। शायद उसके बाद वो हेलीकॉप्टर बने नहीं है, हाईली स्टेल्थ उसमें बने हुए थे। दूसरा, जो रूट उन्होंने फॉलो किया
वो पाकिस्तान का कोई हाई या लो लेवल रेडार कवर नहीं कर सकता था। जहाँ तक लो लेवल रेडार्स का तल्लुक था, वो नॉर्मली बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय होते हैं। हमें कोई ख़तरा नहीं था, सो दे वर नॉट डिप्लॉयड ऑन आवर बॉर्डर। हमें मोस्टली एयरफोर्स से पता चलता था कि क्या हो रहा है। सो वो जो पूरा ऑपरेशन था वो मतलब है, मैंने फिर वो खुद फ्लाई किया, वो जो पूरा रूट उन्होंने फॉलो किया था। एंड आई आस्क्ड द पीपल, हम तो नॉर्मल हेलीकॉप्टर में फ्लाई कर रहे थे, इट वाज नॉट विजिबल, और एयर डिफेंस वाज नॉट माय जॉब आल्सो इन एनी केस, क्योंकि थ्रेट नहीं था, इट इज़ रिलेटेड टू थ्रेट। ना ही मेरे पास कोई मिसाइल थे या कुछ था, मेरा जब मिशन नहीं था। आप अपने आप को इक्विप करते हैं अकॉर्डिंग टू द मिशन। सो इसलिए जहाँ तक उसामा बिन लादेन का तल्लुक है, वो अगर मैं एबटाबाद में अपनी फ़ौजें लगा देता है वहाँ पर, तो इन एनी केस उसके प्रेजेंस का या उसके ना होने का मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं था। ये अगर था तो कोई एजेंसीज़ को या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को या एबटाबाद की इंतज़ामिया को पता होना चाहिए था। आज मुड़ के देखें पिछले 10-11 साल 20 साल जिस अंदाज में पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी, बहुत सारी जानें गंवाईं, सिक्योरिटी फोर्सेस के भी नुकसानात हुए। अब समझते हैं कि ये मुख्तलिफ़ अंदाज में लड़ी जा सकती थी, इसके नताइज मुख्तलिफ हो सकते थे, और कैसे? देखिए, लड़ने का तो हर कमांडर का अपना तरीक़ाकार होता है, लेकिन मैं अभी दोबारा रिपीट करूँगा कि इसमें जो स्ट्रेटिजिक ब्लंडर था हमारा कि होल ऑफ नेशन अप्रोच नहीं थी। यानी इस्लामाबाद में या लाहौर में जो लोग बैठे हुए थे, उनकी बला से वहाँ क्या हो रहा है, दे वर हैविंग गुड टाइम और बैड टाइम व्हाटएवर। सो एक तो ये इशू था। दूसरा, जब फ़ौज एक काम कर लेती है तो उसमें एक फॉलो अप होता है, जिसको हमने कहा था बिल्ड एंड ट्रांसफ़र। उसके अंदर बहुत कोताही थी, रिलक्टेंस थी टू डू द थिंग। आप मिसाल ले लें, अभी ये पता नहीं 2019 के या 18 के बजट में 1000 अरब रुपया सेंक्शन हुआ था फॉर द अर्स्टवाइल फाटा। आप चेक करके देख लें, मेरे ख्याल 100 अरब भी नहीं गया, कुजा 1000। अब आप अंदाज़ा करिए कि वो 1000 अगर वहाँ इंडक्ट हो जाता तो उस एरिए की इकॉनमी शायद पेशावर और दियाई खान से बेहतर हो जाती। पेशावर में 1000 अरब नहीं इंडक्ट हुआ होगा, लेकिन अगर ये पैसा वहाँ इंडक्ट हो जाता तो यू कुड सी द इकनॉमिक। और मैं आपको बताऊँ, ये दहशतगर्दी फारिग लोगों का काम है। जिस आदमी की रोज़ी लगी है, जिसके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिसकी फैमिली हेल्दी है, जो एक अच्छे घर में रहता है, उसके घर बिजली है, गैस है, व्हाटएवर, वो क्यों दहशतगर्दी में जाएगा? वो जो कहते हैं ना, लूर लूर फिरता रहेगा और मांग तांग के खाना खाता रहेगा, वो नहीं होगा। इफ़ ही इज़ इकनॉमिकली सोशली इज़ ओके। और इसमें मेरे ख्याल में एक जो अगर पॉइंट आउट मैं करूं, तो लोकल बॉडीज़ के हमें इलेक्शन कराने चाहिए थे, फ़ौरन कराने चाहिए थे, और हम कहते रहे उसके ऊपर। आप देखिए, ये जो वहाँ मशरान थे, वो हर आदमी कबीले में एक लीडर था। आप इमेजिन करें कि जब यूनियन ये आपकी बहुत ही लोकल बॉडीज़, तो एक होता जी ज़िला नाज़िम, एक होता तहसील नाज़िम, फिर एक होता विलेज नाज़िम। हर एक के घर के बाहर तख्ती लग जाती, उसको एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पावर हो जाता। उसके 10 वोटर आते, वो कहते खान साहब मेरा काम कर दो। सो वो बजाय कि वो तालिबान लीडर बनता या वो कुछ और बनता, वो बजाते खुद एक सिस्टम को इनकरेज करते जिसमें सोशल वेलफेयर और सारी चीज़ें उसमें होती। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आपने सही कहा कि होल ऑफ नेशन अगर अप्रोच होती है, तमाम सिविलियन और फ़ौजी अस्करी इदारे मिल के काम करते, तो फिर शायद तामीर नौ और उसके बाद तरक्की हो सकती थी। लेकिन जहाँ तक फ़ंड्स का ताल्लुक़ है, अगर मौजूदा निज़ाम हुकूमत कहता है तो 1000 अरब रुपए फ़ाटा, सबका फ़ाटा, या जो अब नए अज़ला हैं उनको दे भी दिए जाते, तो शायद उनका हशर भी वही होता जो मौजूदा निज़ाम के तहत सिंध में और बलूचिस्तान में सैकड़ों बल्कि हज़ारों अरब गुज़श्ता 10 बरसों के दौरान गए हैं। लेकिन आवाम की हालत, आम आवाम की हालत वैसी की वैसी ही है। बुनियादी मसला हमारा निज़ाम हुकूमत है, जो कि अंग्रेज़ छोड़ गया था। अभी तक हम उसी सेक्रेटरी और फ़ाइल, ऑडिट, एतराज़ात में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से फ़ैसले नहीं हो पाते। फ़ैसले नहीं होते तो जो जनरल साहब ने बात की, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, यानी किसी इलाके को अगर 100 अरब मिलते हैं तो क्या 100 अरब ईमानदाराना तरीके से 1 साल के अंदर अंदर या 5 साल में ख़र्च हो सकते हैं? यानी सबसे बड़ा सवाल ये, पाकिस्तान में अगर तरक्की आज तक सही नहीं हो सके, सही मानों में,
उसकी भी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी रेवेन्यू, उसके बाद रेवेन्यू को, आमदनी को खर्च करना जो है, वो एक बहुत बड़ा मसला है कि आया वो हम कमिटमेंट ईमानदारी के साथ सर्व कर रहे हैं या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।